यस सर। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बोला था कि हम जनरली सिर्फ फर्स्ट कोशिश करेंगे सेकेंड यूनिट तक पहुंचे, है ना। हम फर्स्ट यूनिट तक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हुए चलेंगे। मैं कुछ पॉइंट्स समझाते हुए चलूंगा, अगर नोट हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको वापस से रिवाइज करके सारे लोग देखेंगे, ठीक है। और फिर वहां से ये पॉइंट्स नोट करेंगे, है ना। और खासकर मेन अगर किसी को ध्यान देना है तो वो किस पे, नीट नीट वाले, ठीक है, इन पॉइंट्स को ज्यादा ध्यान देंगे। 12th में भी आ सकते हैं, लेकिन मेन जो हम बता रहे हैं वो इसीलिए कि वो नीट के काम के, ठीक है। दूसरी चीज, 10th की साइंस और 11th वाली बेचे भी चालू कर रहे हैं अलग से भी, और तो और इंग्लिश मीडियम भी, है ना। तो किसी की जानकारी में अगर ऐसे कोई हो बच्चे, तो उन लोगों को बता देना, है ना। दूसरी चीज, कुछ दिन बाद हम लोग एक लाइब्रेरी फैसिलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ मैंने बताया था, बुक्स ऑर्डर करी है, वो हाफ बुक आ गई है, हाफ ऑर्डर आ गया है, हाफ बचा हुआ है, तो उसके बाद लाइब्रेरी जैसी फैसिलिटी वो कर देंगे, और जिसमें सारे सब्जेक्ट की अवेलेबल रहेंगी। ये नहीं कि सिर्फ बायो, सारे सब्जेक्ट की बुक अवेलेबल रहेंगी। जो कंपटीशन एग्जाम में यूज हो रही है वो वाली भी रहेंगी, जो नीट वगैरह के लिए चाहिए वो भी रहेंगी, और जो हमारी रेगुलर बुकें हैं वो भी रहेंगी, है ना। तो हमारे पास अभी मैंने देखा है तो टोटल वैरायटी, अगर हम पब्लिकेशंस की बात करें तो हमारे पास 11 पब्लिकेशंस है बायो के, और खैर 3 और 4 है फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो वो भी अभी इंक्रीज हो जाएंगे जल्दी। तो उस चीज का भी सारे लोग ध्यान रखना, है ना। ठीक है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर से बात करते हुए चलेंगे, है ना। फर्स्ट चैप्टर क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है ना। यहाँ पर क्या चीज पढ़ी थी हमने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चीज हो रही थी कि यहाँ पर एक कोई पेरेंट्स था, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स हो रहे थे, एक फर्स्ट और एक क्या हो गया यहाँ पे सेकंड पेरेंट्स। दोनों से क्या बन रहे थे, गैमेट्स बन रहे थे। मेल में यहाँ पे स्पर्म बन रहा था, यहाँ पे ओवा बन रहा था, दोनों में फ्यूजन हो रहा था, और यहाँ पर एक जो स्ट्रक्चर बन रहा था जो डबल न्यूक्लियस था लेकिन सिंगल सेल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डबल न्यूक्लियस है और सिंगल क्या है, सेल है। उसके बाद में इसका डेवलपमेंट हो रहा था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इसमें क्या हो रही थी, यहाँ पे पहले 2 सेल बनी थी, और इसमें क्या हुआ, यहाँ पे 2 सेल 2 न्यूक्लियस हुआ। एम्ब्रियो में यहाँ पे 2 सेल 2 न्यूक्लियस, जाइगोट में 2 न्यूक्लियस 1 सेल था, ठीक है, 1 सेल थी इसमें। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ना, और ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहीं पर दूसरी प्रोसेस क्या होती है, एसेक्सुअल होती है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या चीज हो रही है कि यहाँ पे ये जो कोई ऑर्गेनिज्म है, ये ही डिवाइड होके क्या कर रहा है, 2 नए डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर ले रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, यहाँ पे एपोमैक्सिस कहलाती है, ठीक है। एपोमैक्सिस, ठीक है, इसको नोट करना है कि जो अलैंगिक प्रजनन की प्रोसेस है वो एपोमैक्सिस भी कहलाती है, ठीक है। अब दूसरी चीज, हमने यहाँ पे एक क्रॉस क्वेश्चन पढ़ा था कि जो एक कोशिकीय जीव रहते हैं वो अमर क्यों होते हैं। तो अमर इसीलिए होते हैं कि अगर उनके पास सुटेबल कंडीशन है, जैसे हमने अमीबा के लिए देखा था, सुटेबल कंडीशन है तो बाइनरी फ्यूजन कर रहा था, है ना। अगर अनस्टेबल कंडीशन है तो अपने चारों सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या कर रहा था, वो सिस्ट का फॉर्मेशन कर रहा था, और इसमें उसका न्यूक्लियस कंटिन्यू डिवाइड होते हुए चल रहा था। और यहाँ पर क्या हो रहा था, जो नए डॉटर अमीबा आ रहे थे वो क्या हो रहे थे, यहाँ पे मल्टीपल नंबर में आ रहे थे, है ना, मल्टीपल नंबर में आ रहे थे। तो वो अनस्टेबल कंडीशन में मल्टीपल फ्यूजन कर सकता है। इसीलिए जो एक कोशिकीय जीव रहते हैं वो हमेशा, या प्रकृति में कैसे होते हैं, अमर होते हैं, उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, ठीक है। प्राकृतिक मृत्यु का मतलब क्या होता है कि वो डायरेक्ट अपनी एजिंग के कारण नहीं मरते। जैसे जेलीफिश भी हो गई, वो भले ही बहुकोशिकीय है लेकिन उसमें उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती है ना, उसमें मेडुला स्टेज रहती है, एक मेडुला स्टेज। जैसे जेलीफिश अगर देखिए तो ऐसे एक डिस्क बनी रहती है, और इसमें यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसे फाइबर्स जैसे निकले हुए रहते हैं, और उसमें उसका जो मेन बॉडी रहती है ऐसे। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हेड डिस्क है, ये वो रिमूव कर देती है, और ये छोटी सी अब क्या होगी, न्यू जेली बेबी फिश चल गई, और इसके मतलब फॉर्म हो गई। और इसके ऊपर अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि ये तो ओल्ड थी, ये क्या है यहाँ पर न्यू है। तो इस न्यू के अंदर में जो मेमोरी है, क्या इसकी वाली मेमोरी अभी भी इसमें प्रेजेंट है, इसके ऊपर अभी मेन रिसर्च चल रही है ना। तो जेलीफिश भी ऐसी ही चीज यहाँ पे इमोर्टल होती है, वो अपने आप को वापस से अपनी जो स्टार्टिंग की एज होती है उसमें पहुंच जाते हैं, वो अपनी बॉडी में चेंजेस करके। और ये जो स्टेज है ये क्या है, मेडुला स्टेज है। तो मेडुला स्टेज से न्यू बेबी स्टेज में पहुंच जाते हैं, ठीक है।
अगली चीज यहाँ पर याद रखना है, प्रोटोगायनी। प्रोटोगायनी मतलब क्या हो रहा है, एक कोई द्विलिंगी जीव है ना। तो एक कोई द्विलिंगी जीव है, जैसे एक क्या है यहाँ पे मेल है और एक फीमेल है। अब फीमेल से क्या बनता है, यहाँ पे एग बनता है, ठीक है, एग बन रहा था। मेल से यहाँ पर क्या बन रहा था, ये स्पर्म बना था, है ना। तो प्रोटोगायनी का मीनिंग ये हो रहा है कि यहाँ पर जो भी द्विलिंगी जीव है, बाइसेक्सुअल जो भी ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो एग है ना, जो एग है, इस स्पर्म से पहले एक परिपक्व हो जाता है, मतलब मैच्योर होता है द्विलिंगी जीवों में, वो प्रोटोगायनी कहलाते हैं ना। गायनी जीव, गायनी गायनी ऑर्गेनिज्म मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, सेम मतलब सेम टाइम पे परिपक्व हो रहे हैं, मतलब जब एक इधर डेवलप हुआ है उसी टाइम पे क्या हुआ है, स्पर्म भी यहाँ पे डेवलप हुआ है, ठीक है। ये चीज याद रखना है। उसके बाद में अभी के लिए जो करंट स्टडी में जो आया है, मतलब एनसीईआरटी में 2018 में जो स्टडी ऐड करी है, उस स्टडी में आए हैं ह्यूमन की एज, है ना। तो हमने ह्यूमन की एज का एवरेज क्या बोला था, 100 ईयर बोल रहे थे हम कुछ टाइम पहले, फिर कुछ टाइम पहले हमने 70 ईयर किया है, और अभी जो करंट, अगर हम 2019 की बात करें तो सिर्फ 60 ईयर हो गया है ना। लेकिन एनसीईआरटी ने अभी क्या किया है, ये वाला ही मेंशन किया है, जो 2014 की रिसर्च थी, है ना, मतलब 2014 में जो रिसर्च हुई है वो यहाँ पे भी एनसीईआरटी में ऐड है। तो इसको अकॉर्डिंग जो जापानीज है, उनमें जो मेल है, मेल की एज है 7.63, और यही वर्ल्ड में सबसे, मतलब इनका लाइफ साइकिल ज्यादा बड़ा है, ठीक है। और जो फीमेल है, फीमेल की लाइफ है 82.5 ईयर, ठीक है, 82.5 ईयर। और इनकी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एज एज देखी गई है ना, अभी करेंट स्टडी में। तो ये चीज याद रखना अभी, ठीक है। रहेंगी इतनी चीज याद है। यस सर। किस तरह से जाया, अरे भाई तो लिंक नहीं मिली क्या अभी तक, ग्रुप में ऐड नहीं है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, ये एक बच्ची को, सारे लोग, तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है भाई सारी हमारी ग्रुप में डल रही है ना, तो थोड़ा सा ग्रुप को आगे पीछे करके देखना है ना, ठीक है। इतने पॉइंट इस चैप्टर से याद रखने हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमको क्या चीजें याद रखना है, कि सबसे पहले एक बच्ची को ऐड होने दो, ऐड होने दो, ठीक है। यहाँ पे जो लैंगिक प्रजनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 1694 में यहाँ पे रूडोल्फ रूडोल्फ ठीक है, रूडोल्फ ने देखा था प्लांट में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रूडोल्फ ने 1694 में प्लांट में सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, ठीक है। ये चीज याद रखना है। उसके बाद जुस्टेरा, इसके लिए हमने थोड़ा सा और बताया भी था बीच में, कि जो जुस्टेरा है उसमें जो एक्साइन, हमने परागकण का स्ट्रक्चर देखा था, तो क्या हो रही थी, ऐसे एक इंटाइन थी और बाहर साइड में एक खुरदुरी लेयर थी, जिसको क्या बोल रहे थे, एक्साइन बोल रहे थे। और इस पे क्या हो रहा था, ऐसे कुछ जगह पे स्पोरोपोलिन नहीं प्रेजेंट था, अंदर साइड में एक यहाँ पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस था, और यहाँ पर क्या हो रहा था, जनरेटिव न्यूक्लियस, और जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था। और जब जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो क्या बनने लगती है, यहाँ पे एक पॉलन ट्यूब फॉर्म होने लगती है ना, परागनली बन रही थी। तो ये जो मेल स्पर्म है, ये दोनों कैसे हो गए थे, मेल युग्मक की तरह कार्य कर रहे थे। तो जूस्टेरा में क्या चीज हो रही है, कि यहाँ पे ये जो एक्साइन बनी है एक्सटर्नल साइड में, है ना, परागकण था ये, तो एक्सटर्नल में क्या हो रही थी, एक्साइन प्रेजेंट थी, एक्साइन प्रेजेंट नहीं होती है जूस्टेरा में, ठीक है, जूस्टेरा में।
ठीक है। फिर एडेनसोनिया, ये एडेनसोनिया, ठीक है, एडेनसोनिया। एडेंसोनिया में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे जो एंथर है वो एंथर क्या हो रहा है, यहाँ पे 1500 से 2000 तक होते हैं। जो एंथर होते हैं एडेंसोनिया में वो 1500 से 2000 तक होते हैं। ठीक है। अगली चीज हमने बोला था कि ये जब पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो रहा था, है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हो रहा था, डिवाइडेशन हो रहा था, और वो 2n से क्या बन रही थी, n बन रही थी। फिर इसमें यहाँ पर क्या हो रही थी, 4 सेल बनी थी, और ये 4 सेल्स जब आपस में कनेक्ट हो जा रही थी, जैसे ये आपस में कैसी थी, ये ऐसे कनेक्ट हो रही थी, है ना, तो इसको हम क्या बोल रहे थे, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था बेटा, जल्दी बताओ। ये, और उसके बाद में फिर ये अलग अलग हो गए थे, और फिर आ गया था ये एक पॉलन ग्रेन बन गया था टोटल। एक अगर हम बात करें क्या बना था, ये वाला स्ट्रक्चर क्या बना, ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है। ये क्या था, ये तो पॉलन ग्रेन हो गया, ये पॉलन ग्रेन है, ये ट्यूब न्यूक्लियस हो गया, वेजिटेटिव। ये वाला स्ट्रक्चर क्या बना है, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी जल्दी, आज ज्यादा टाइम नहीं है। सब गायब हो गए, बहुत बढ़िया। ये क्या था, यहाँ पे टेट्रेट था, है ना, ये टेट्रेट था। तो टेट्रेट क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे एलेगेंस है ना, एलेगेंस, एलेगेंस में जो टेट्रेट बनता है वो टी साइज का बनता है, ठीक है, टी साइज का बनता है, ठीक है। और जो नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो कुछ के अंदर में क्या हो रहा है, टी भी बन रहा है, कुछ के अंदर में आई साइज के भी बनते हैं। आई साइज मतलब क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर ये कैसा दिखाई दे रहा है, हो सकता है एक पॉलिन ग्रेन ज्यादा बड़ा हो, कोई छोटा हो, तो ये इस तरह से वो क्या हो जा रहा है, टी और आई साइज शेप में बन रहा है। कुछ कैसे रहते हैं, डिस्क में बनते हैं, तो डिस्क में कैसे, जैसे टी, अगर हम आई की बात करें तो आई में क्या हो रहे थे, ऐसे 3 सेल्स प्रेजेंट हो जाना है ऊपर, और अगर हम टी की बात करें तो 1 2, और ये ऐसे ही ऊपर साइड में एक सेल हो जाना है, और एक सेल यहाँ बड़ी प्रेजेंट हो जाना है। डिस्क की बात करें तो ये क्या है, डिस्क वाला टेट्रेट है, ठीक है। हम जो नॉर्मली टेट्रेट देखते हैं वो क्या है, डिस्क टेट्रेट है। अगली चीज हमने बोला था कि पॉलिन ट्यूब को ग्रोथ करने के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए, है ना, या पॉलिन ग्रेन को अंकुरित होने के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए, तो 20 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर कोई भी पॉलिन ग्रेन बहुत अच्छे से डेवलप होता है। जो पॉलिन ट्यूब है उसमें, यहाँ पे पॉलिन ग्रेन था, इससे जो पॉलिन ट्यूब बन रही थी, जो ओवरी के अंदर में जाने वाली रहती है, वो क्या होती है, बहुत अच्छे से डेवलप होती है। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। दूसरी चीज, ये जो पॉलन ट्यूब रहती है, इसको आगे आगे मतलब आगे की ओर ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम चाहिए कुछ, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम चाहिए, ठीक है। अगली चीज यूबिस्ट, ये यूबिस्ट, यूबिस्ट, यूबिस्ट ने एंजियोस्पर्म के एंथर के अंदर में टैपिटम की भूमिका की खोज करी थी, ठीक है। यूबिस्ट ने एंजियोस्पर्म में टैपिटम की भूमिका देखी थी, कि वो टैपिटम कर क्या रही है ना, टैपिटम कर क्या रही है। बता, सर फिर से बोलिए ना। ये यूबिस्ट ने एंजियोस्पर्म में टैपिटम का क्या फंक्शन है वो चीज बताई थी। न्यूबिस। यूबिस्ट, अच्छा, थोड़े से ये जो सब लोग लेट आते हैं ना बेटा, थोड़ा सा टाइम का ध्यान रख लेना। कल से हम ना फिक्स 9:1 पे या 9:2 पे हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, 9:2 से ज्यादा नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो सारे लोग पहले से कनेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे 8:55 से कनेक्ट होना चालू हो जाता है। और सारे लोग जो लोग हैं, सब लोग ग्रुप में देखा करो, मैं ग्रुप में नाइट में ही डाल देता हूँ, या 8:30 पे तो डाल देता हूँ बेटा, है ना। 8:30 पे जो मैसेज की लिंक, मतलब हमारी क्लास की जो लिंक रहती है, वो 8:30 तक डल जाती है ना। हाँ, कभी सो के नहीं उठा वो बात अलग हो जाएगी, बाकी तब तक तो डल जाती है ना।
ठीक है। उसके बाद ठीक है सर। हाँ, पॉलन का साइज तो मायोसोटिस, ठीक है, मायोसोटिस, मायोसोटिस का जो पॉलन ग्रेन रहता है वो 2.5 से 3.5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, माइक्रोमीटर। अगली चीज मिराबिलिस, मिराबिलिस जाल्पा, जो अभी जेनेटिक्स में अगला पढ़ने वाले हैं, 250 माइक्रोमीटर्स होता है इसका पॉलन ग्रेन। उसके बाद जूस्टेरा, जूस्टेरा अभी हमने बताया था, जूस्टेरा, जूस्टेरा के अंदर में क्या हो रहा है, 2500 माइक्रोमीटर बड़ा होता है, ठीक है। तो ये तीनों के पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर याद रखना है। मोबाइल चला लें, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं, कोई बता पाएगा, जल्दी से बताओ, पॉलन ग्रेन की स्टडी को? पैलेनोलॉजी, ठीक है, पैलेनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में अगली चीज याद रखना है, मक्के के लिए, मक्के के जो एंडोस्पर्म रहता है उसमें एल्यूरॉन लेयर रहती है जिसके अंदर में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। मक्के में एल्यूरॉन लेयर होती है जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन होता है। एक बार फिर से बोलना। मक्के के एंडोस्पर्म, मक्के के एंडोस्पर्म की बाह्य परत में या मक्के में एल्यूरॉन लेयर होती है जिसके अंदर में सबसे अधिक प्रोटीन होती है। हाँ, अगली चीज स्ट्रासबर्ग बर्गर, स्ट्रासबर्गर ने सर्वप्रथम, मतलब सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एम्ब्रियोसेक की स्टडी करी थी, एम्ब्रियोसेक की। और एम्ब्रियोसेक क्या था, ये स्ट्रक्चर था एम्ब्रियोसेक। यहाँ पर नीचे साइड में 3 सेल्स प्रेजेंट थी, ये एगरप्लेटस कहला रहा था, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियस था, और अपर साइड में यहाँ पे एंटीबोडल सेल थी। तो इसका यहाँ पे स्टडी करी थी कि इसमें किस प्रकार की सेल है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे ये फर्टिलाइजेशन के बाद में किस चीज में परिवर्तित होता है, स्ट्रासबर्गर ने, ठीक है। उसके बाद एक होता है हे फीवर, है ना, ये हे फीवर। हे फीवर क्या चीज होती है, दरअसल हे, जैसे हमारा नॉर्मल फीवर होता है वैसे ही फीवर होता है, लेकिन ये जो हे फीवर होता है इसमें कुछ एलर्जिक कण, एलर्जिक कण क्या, हमने बोला था कि जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन जो पराग कण हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये पराग कण भी क्या है, एक एलर्जिक कण है। अगर ये हमारी बॉडी में जाता है तो एलर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, जैसे एमारेंथस, है ना, ये एमारेंथस, एमारेंथस, ठीक है। उसके बाद हो गया सोरगस, ये याद रखना है, सोरगस और अरंडी, इनके जो पॉलन ग्रेन है इन तीनों के, ये हे फीवर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हे फीवर प्रोड्यूस करते हैं। और साथ ही साथ में ये इसको हे फीवर में क्या चीज हो रही, थोड़ा सा नर्वस सिस्टम भी डैमेज होता है, नर्वस सिस्टम भी डैमेज होता है। यार ये ग्रुप में ऐड नहीं है शायद, श्रद्धा ग्रुप में ऐड है ना बेटा, श्रद्धा ग्रुप में ऐड है ना, उसमें देखा करना, ये एक और नहीं है सर। मैसेज नहीं आया मुझे बेटा, आता है ना वो जो ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम वाले आता है, मतलब शायद ये तो मैंने कल या नाइट में ही डाल दिया था बेटा। सारे लोग पर थोड़ा सा बस एक टाइम का ध्यान रखो, और जो भी कुछ रहता है ना वो अपने ग्रुप में, जो कौन सा वाला ग्रुप बना हुआ है, ये इस वाले ग्रुप पे ध्यान देना, बायोलॉजी 2021, ठीक है, इस वाले में। यस सर।
बाकी वो जो एक दूसरा है बायोलॉजी बाय डिबारेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह ये वो चीजें डलते रहती है। बाकी इधर वाले में जो हमारी क्लास की जो मेन इंफॉर्मेशन है वो वहां पर है। चल ठीक है, अगली चीज यहाँ पे ये इरिथीना, इरिथ्रीना, इसके अंदर में जो मतलब पॉलिनेशन जो हो रहा है ना, परागण जो हो रहा है इरिथ्रीना में, पॉलिनेशन कौवे और गिलहरी के द्वारा होते हैं। ठीक है, कौवे और गिलहरी के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद में नारियल को याद रखना है कि नारियल के अंदर में ही एक ऐसा, मतलब नारियल ही एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर में यहाँ पे लिक्विड और न्यूक्लियस दोनों टाइप का क्या हो रहा है, जो मतलब दोनों टाइप का उसमें एंडोस्पोर पाया जाता है ना। भ्रूण कुपोष जो है वो लिक्विड और मतलब क्या कोशिकीय और केंद्रकीय जो रहता है वो दोनों प्रकार का रहता है, और वो लिक्विड फॉर्म में भी रहता है और हार्ड फॉर्म में भी रहता है। और इसी में क्या होता है, ज्यादा यहाँ पर जो मतलब उसमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने की जो कैपेसिटी रहती है वो ज्यादा रहती है ना। ठीक है, फिर थर्ड चैप्टर में आते हैं। यहाँ तक कि इतने पॉइंट सेकंड चैप्टर के लिए बहुत अच्छे से याद रखना है। अगली चीज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल सब लोगों ने शायद देखा हो मूवी वगैरह में, या ओरिजिनल भी देखा हो जू वगैरह में। तो उसमें जो स्पर्म है ना, वो क्या है 0.02 मिलीमीटर का है। ठीक है, क्रोकोडाइल में, और ये सबसे छोटा स्पर्म होता है। ठीक है, स्पर्म क्रोकोडाइल में सबसे बड़ा डास्कोग्लासस है ना, डास्कोग्लासस में होता है, और वो कितना होता है 2 मीटर का होता है डास्कोग्लासस। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा स्पर्म में याद रखना है। फिर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या हो रही थी, यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया था, स्पर्मेटोगोनिया में डिवाइडेशन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, और इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन गया, यहाँ पे एक ये पूरा स्पर्म बन गया। तो इस टोटल प्रोसेस में 74 डेज लगते हैं। ठीक है, 74 डेज लगते हैं। सर लास्ट पॉइंट रिपीट कीजिए ना। स्पर्मेटोजेनेसिस में 74 डे का टाइम लगता है, मतलब 74 डेज में ये कंप्लीट होती है। इसके पहले वाला, इसके पहले वाला क्रोकोडाइल का स्पर्म सबसे छोटा होता है, और डिस्कोग्लासस का स्पर्म सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। ठीक है, अगली चीज जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन के 1 ml मतलब 1 ml सीमन में यहाँ पे कम से कम 100 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। ठीक है, 100 मिलियन स्पर्म होते हैं 1 ml में। ठीक है, नेक्स्ट चीज मैंने यहाँ पर ये बहुत अच्छे से बताई थी, ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो का मीनिंग्स क्या बताया था कि जब यहाँ पर क्या हो रहा है, शुक्राणु जब गतिशील नहीं होते या जब कम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं सीमन में, कम अमाउंट मतलब नॉर्मली अगर 1 ml में हमने क्या बोला है कि यहाँ पे 100 मिलियन होना चाहिए, पता चला ये कितने हैं 50 मिलियन है या 70 मिलियन है। तो ये क्या है, ओलिगोस्पर्मिया। ये जो कंडीशन हुई है या ये जो अब इसको डिसीज हुई है, ये क्या है, ओलिगोस्पर्मिया है। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे नेक्रोस्पर्मिया। तो नेक्रोस्पर्मिया में क्या होते हैं, जितने भी स्पर्म है, वैसे स्पर्म क्या रहते हैं, ये मोटिलाइड रहते हैं, है ना, मोटिलाइड रहते हैं मतलब वो मूवमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्पर्म प्रेजेंट रहेंगे नेक्रोस्पर्मिया में, ये सारे के सारे स्पर्म नॉन मोटिलाइड रहेंगे, ये मूवमेंट्स नहीं कर सकते। ठीक है, ये मूवमेंट्स नहीं कर सकते। अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कि हो सकता है सेमिनल फ्लूइड ना हो, प्रोस्टेटिकल फ्लूइड ना हो, न्यूट्रिएंट मटेरियल उसके पास नहीं हो, है ना। डिस्कनेक्ट हो तो होगा तो बेटा एक बार फिर से कनेक्ट करोगे, ठीक है, एक बार फिर से कनेक्ट करोगे। यस सर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। फिर उसके बाद में हमिंग बर्ड है ना,
हमिंग बर्ड में जो एग रहता है, इसका जो एग रहता है ये सबसे छोटा रहता है, सबसे छोटा एग होता है। और ये जो हमिंग बर्ड रहती है, इसी के लिए एक चीज और याद रखना, ये एक ही टाइम पे, मतलब एक ही टाइम पे अप साइड में भी फ्लाइंग कर सकती है और बैक साइड में भी, मतलब सामने भी जा सकती है और पीछे भी जा सकती है, वहीं के वहीं रह के, उसको मुड़ने की जरूरत नहीं है। जबकि जो बाकी सारे एवीज है, जितने भी बर्ड्स है, उन सारे को क्या चीजें चाहिए होती है, अगर उनको बैक साइड में होना है तो उनको बैक साइड में से राउंड लगा के बैक साइड जाना पड़े। मतलब अगर वो ऐसे फ्लाइंग कर रही है तो जो अदर बर्ड्स है उसको ऐसे जा रहे हैं, उनको बैक जाना है तो ये राउंड लगा के करेंगे। लेकिन जो हमिंग बर्ड रहती है वो ऐसे जा रही है तो यहीं के यहीं राउंड होके ही पीछे हो सकती है, या यहीं अभी आगे चल रही थी जस्ट, और इसका जो हेड है वो इसी फ्लो में, मतलब इसी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन वो फिर भी क्या करने लगेंगी, पीछे साइड में फ्लाइंग करने लगेगी। ठीक है, लेकिन उसका हेड कहाँ है, अभी भी इसी साइड, इसी डायरेक्शन में, फिर भी वो अपोजिट साइड में इजीली कर सकती है। देख यार कौन है फोन लगातार। ठीक है, इतनी चीज याद रखनी, नहीं तो रेस्ट। ठीक है, फिर अभी हमने अमीबा के लिए बता दिया था। अब बात है यहाँ पे आती है मेंढक की, है ना। मेंढक, फ्रॉग में वो साउंड सुना होगा सब लोगों ने, साउंड टर्टर की, देख ले ठीक है, जो मेंढक रहती है उसके अंदर में टर्टर वाली जो आवाज रहती है उसको क्या बोलते हैं, क्रो, क्रोकिंग, क्रोकिंग साउंड बोलते हैं, है ना। और ये साउंड क्या होता है, यहाँ पे जो फीमेल होती है, ये साउंड अधिकतर कौन निकालते हैं, मेल निकालते हैं, और जो फीमेल होती है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए निकालते हैं क्रोकिंग साउंड। गलत नंबर लगा रही, इधर से आप सही नंबर देख। क्रोकोइंग जो साउंड रहता है वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, मेल, है ना, मेल मेल प्रोड्यूस करते हैं वो साउंड। बेटा टाइम का ध्यान रखो, थोड़ा सा लेट आ रहे हैं, अभी लेट आ रहे हैं यहाँ पे। अगली चीज लुवेन हॉक, एंटीनो लुवेन हॉक, सब लोगों ने नाम सुना हुआ है, एंटीनो लुवेन, अरे यार बेवकूफ कौन है, देख चिल्ला दे। एंटीनो लुवेन हॉक, है ना, एंटीनो जो लुवेन हॉक है, इनने 1677 में सबसे पहले ह्यूमन स्पर्म को डिस्कवर किया था, है ना। एंटीनो लुवेन हॉक ने 1677 में ह्यूमन स्पर्म को देखा था। ठीक है, ठीक है, चलो अगली चीज, प्रोस्टेटिस एक डिसीज होती है, प्रोस्टाइटिस। ठीक है, इस डिसीज में क्या होती है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना, उस प्रोस्टेट ग्लैंड पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्या बोल रहे हैं, पूछ लो। प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाता है ना। और दूसरी चीज में क्या होता है, यही जो प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है उसी में कैंसर जब फॉर्म होने लगता है तो वो प्रोस्टाइटिस कहलाता है। हाँ, प्रोस्टाइटिस कहता है। ठीक है, अगली चीज है यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ, है ना। अब हमने बताया था कि कुछ स्ट्रक्चर थे, स्पर्मेटिड्स हो रहा था, स्पर्मेटिड्स में स्पर्मेटिड्स जब यहाँ पे बन रहे थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, तो वो गोल साइज के थे, है ना, वो यहाँ पे मूव नहीं कर सकते थे। लेकिन जब उसमें क्या होता है, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होता है, रूपांतरण होता है, कायांतरण होता है, तब ये क्या में बदल जाता है, पूंछ का स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसके कारण वो मोटिलाई हो जाते हैं, है ना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। ठीक है, अगली चीज है यहाँ पे जो वीर, जो सीमन है ना, हमने अभी बताया था सीमन में 100 मिलियन 1 ml में 100 मिलियन स्पर्म रहते हैं। तो जो टोटल सीमन रहता है, अगर हम उसको 100% काउंट करें तो उसमें 10% स्पर्म होते हैं। 10% क्या होते हैं, स्पर्म प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है,
अगली चीज एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी, तो एंड्रोलॉजी में क्या कर रहे हैं, एंड्रोलॉजी में जो मेल है ना, जो मेल पर्सन है उसके अंदर में कोई डिसीज हो रही है ना, लेकिन कौन सी, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड अगर कोई डिसीज हो रही है मेल में, तो उसका जो भी स्टडी है वो एंड्रोलॉजी में करते हैं। गायनोलॉजी, जो फीमेल में जितनी भी डिसीजेस होती है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हो, वो गायनोलॉजी में हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर का मतलब क्या हो रहा है कि हमने अभी देखा यहाँ पे ये स्पर्म कैसे हो रहे थे, ऐसे नॉन कोटेड थे, है ना, उल्टा बना दिया मैंने, ये स्पर्म है, इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कोट नहीं है ना, एक्स्ट्रा कोई लेयर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो कटल फिश है, कटल फिश हो गया, सिलामेंडर हो गया, उसमें कोटेड यहाँ पे स्पर्म पाए जाते हैं और उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर। फिर आता है यहाँ पे ऊफोराइसिस। ऊफोराइसिस का मतलब होता है कि ओवरी, फीमेल के अंदर में क्या हो रही थी, यहाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फैलोपियन ट्यूब के नीचे में क्या थी, ओवरी प्रेजेंट थी, ये इस ओवरी में कोई डिसीज होती है ना, कोई या बोलना चाहिए जहां पर भी बेटा सिस वर्ड आया है ना, उसका मतलब कहीं किसी भी ऑर्गन के पीछे अगर यहाँ पे सिस वर्ड जुड़ गया, मतलब उसमें इन्फ्लामेशन हुआ है और इन्फेक्शन हुआ है। जैसे मैंने बोला अभी मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजाइटिस क्या है, ब्रेन के चारों ओर की एक लेयर है, तो उसमें इन्फ्लामेशन। मैंने बोला प्लूराइटिस, तो जो लंग्स के चारों साइड में लेयर थी, प्यूरल लेयर जो थी, उसमें इन्फेक्शन। मैंने बोला कार्डाइटिस, तो कार्डियक जो लेयर है उसमें क्या हो गया है, जो मतलब जो एंडोकार्डियम है, पेरिकार्डियम है, मिजोकार्डियम है, उसमें इन्फेक्शन हुआ। तो सिस वर्ड बेटा ये मार्जिन के ऊपर सब लोग लिख लो, और जो भी अपना नोट वगैरह जहां लिख रहे हो, सिस मीनिंग्स होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन ड्यू टू इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन के कारण उसमें इन्फ्लामेशन आ गया। यहीं पे आता है मेटाजिनेसिस। तो मेटाजिनेसिस मतलब मेटाजिनेसिस, अब यहाँ पे ये सिस इसको मत देख लेना, सिर्फ यहाँ पे ये पूरा वर्ड देखना है। जिनेसिस मतलब कोई चीज फॉर्म हो रही है ना, तो मेटाजिनेसिस का मीनिंग ये होता है कि कोई जीव है, यहाँ पे इनको थोड़ा सा क्लियर कर लेना, तो कोई ऑर्गेनिज्म है ना, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है अभी अपना मतलब उसकी जो एक लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल में वो क्या करने वाला है, यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म करने वाला है, उससे एम्ब्रियो बनने वाला है, एम्ब्रियो से फिर से न्यू बेबी बनने वाला है, फिर उसमें एक और उसमें डेवलपमेंट होना है, फिर वो लास्ट में क्या हो जा रही है, या तो उसकी डेथ हो जा रही है ना, या एक इससे इस ओल्ड वाले से एक न्यू जनरेशन, तो यहाँ से जनरेशन स्टार्ट कर दो, है ना, कि यहाँ से क्या हो रहा है, ये न्यू फॉर्म, न्यू कोई ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या कर रहा है, कुछ जीव जैसे क्या करते हैं यहाँ पे, दोनों तरह की मेटाजेनेसिस में ये चीज होती है कि वो अपना जो लाइफ साइकिल रहता है उसमें वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों कंडीशन शो करते हैं, सेक्सुअल लक्षण भी दिखाते हैं और एसेक्सुअल मतलब अपना कैरेक्टर भी दिखाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, मेटाजेनेसिस। और ये किसमें होता है, ओबेलिया में, ओबेलिया, ठीक है, ओबेलिया में होता है कि जीव एक ही टाइम में, जैसे हम ह्यूमन है तो हम क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है, कभी यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा, लेकिन अगली स्टेज में वो एसेक्सुअल दिखाने लगेगा और उससे फिर वहां पे क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, फिर पता चला उसकी जो न्यू जनरेशन आई है वो फिर से वापस से क्या होंगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा सकती है। टाइम लिमिट एंड हो रही है, सारे लोग कनेक्ट करो, टाइम लिमिट एंड हो रही है बेटा, फिर से कनेक्ट करो, 2 मिनट में कर लेना लेकिन।